उत्प्लावकता, बॉयंसी। जैसे कि आप किसी तालाब में तैरते रहिए, तैरने के दौरान आपको एक अपने खुद को हल्का महसूस आप करेंगे। या कभी कुएं से पानी निकाल रहे हैं, कुएं में जब तक बाल्टी पानी के अंदर रहती है तब तक आप जब रस्सी से बाल्टी को खींचते हैं तो कम बल लगाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही पानी के बाहर आती है तो फिर अधिक बल के साथ खींचना पड़ता है बाल्टी। इस तरह का भी अनुभव अगर आपने कुएं से पानी निकाला होगा तो किया। फिर आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि जहाज जो कि लोहे से बना हुआ है, जहाज इतना बड़ा पनडुब्बी, वह पानी में तैरती, लेकिन आप जो उतने ही उसी मटेरियल को, उसी चीज को आप उसी पतले चद्दर के रूप में रखें तो क्या वो पानी पे तैरेगी? ये भी एक सवाल। तो इन सब सवालों के जवाब एक शब्द में है, वो है उत्प्लावकता, बॉयंसी। अभी उत्प्लावकता है क्या, इसको हम जानेंगे। एक तो सबसे पहले अगर किसी बर्तन में, जैसे यहाँ पे एक टब है, इसमें पानी रखा हुआ, तो पानी, ये अगर पहले पानी को रखें, इन सब ऑब्जेक्ट को छोड़ते हुए, इन वस्तुओं पर ध्यान ना दें, तो इस पानी में प्रत्येक बिंदु ऊपर से नीचे जाएंगे तो दाब बढ़ते जाएगा, गहराई के साथ दाब बढ़ेगा। और यहाँ पे प्रत्येक बिंदु पर, यहाँ पे मान लीजिए, तो इसमें जो दाब लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, इस फोर्स इस साइड, इस फोर्स इस साइड, मतलब ये टोटल फोर्स इक्विवेलेंट लग रहा है, समान रूप से लग रहा है, और साथ इसके नाते वह पानी स्थिर है, ये कण स्थिर है ऊपर की तरफ। तो मतलब पानी में हर स्थिति में जो दाब है वो समान रूप से कार्य कर रहा है। अब बात बदलती कहां पे है, जब हम दो वस्तुओं को लेते हैं, एक लकड़ी का गुटका हमने लिया और एक लोहे की कील, दोनों को पानी में डाला। लकड़ी का गुटका पानी में तैरने लगा, लेकिन लोहे की कील पानी में डूब गई और ये जाके टब की सतह पर लगी। और ये हुआ कैसे? पहले, सबसे पहले हम इस लकड़ी के गुटके की बात करते हैं। तैर कैसे रहा, ये डूबा क्यों? लकड़ी के गुटके पर ऊपर की तरफ एक बल कार्य कर, जिसे हम कहेंगे उत्प्लावन बल। और इस उत्प्लावन बल के कारण ये लकड़ी का गुटका इस पानी की सतह पर तैर रहा है। अब सवाल उठता है कि उत्प्लावन बल तो इस लोहे की कील पे भी तो कार्य करना चाहिए। अब लोहे की कील पे भी उत्प्लावन बल कार्य कर रहा है, लेकिन पहले तो ये एक बात समझ ले कि ये लकड़ी का गुटका और लोहे की कील इस पे रखा गया, तो जैसे लोहे का अगर लकड़ी के द्रव्यमान है m, तो mg ये नीचे की तरफ कार्य करेगा। और इसी तरह से इस लोहे की कील पे भी अगर उसका द्रव्यमान मान लो mig है, mi मतलब लोहे का द्रव्यमान मान लीजिए mi है, mi, तो इसमें भी नीचे की तरफ बल mig ये कार्य कर रहा है। ये सफिक्स है ये। और इस लोहे की लकड़ी के गुटके पे ऊपर की तरफ प्लावन बल कार्य, प्लावन बल। तो इस लकड़ी के गुटके पर उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है और गुरुत्व बल नीचे की तरफ कार्य, जो कि बराबर है इस लकड़ी के गुरुत्व बल बराबर है इस लकड़ी के भार के बराबर, जो कि mg है। तो इसी तरह से इस लोहे की कील पे भी यही बल कार्य, द्रव्यमान और गुरुत्व बल द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, जो कि नीचे की तरफ कार्य करेगा, और उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ लगा। लेकिन इसकी स्थिति अलग है, इसकी स्थिति अलग है। ये पानी की सतह के ऊपर है, ये पानी पे डूब गया है। इसके पीछे का वजह यह है कि लकड़ी के गुटके की स्थिति में उत्प्लावन बल उसके गुरुत्व बल से अधिक है, और यहाँ पे उत्प्लावन बल गुरुत्व बल से कम रहा था। इसके नाते ये कील यहाँ पे इस टब की सतह पर आके गिर गया। तो उत्प्लावन बल यहाँ पे कम क्यों है, यहाँ पे उत्प्लावन बल अधिक क्यों उसके भार की तुलना में? जैसे क्या लकड़ी का जो घनत्व है वह इस पानी के घनत्व से कम है। लकड़ी का घनत्व पानी की घनत्व से कम है,
और घनत्व क्या होता है? प्रति एकांक आयतन में उपस्थित उस वस्तु का द्रव्यमान, उस वस्तु का घनत्व कहलाता है। तो यहाँ पे लकड़ी का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, तो इस कारण से ये उत्प्लावन बल गुरुत्व बल से अधिक रहा। इस लकड़ी के गुटके की, और वहीं पे इस लोहे के कील में ये उत्प्लावन बल घनत्व, क्योंकि लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, तो पानी के घनत्व से लोहे का घनत्व अधिक है, तो गुरुत्व बल जो है इस यहाँ पे लोहे के में का गुरुत्व बल पानी के द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल से, पानी के द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल से अधिक है, क्योंकि लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। तो लकड़ी का घनत्व पानी के घनत्व से कम था और लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक था। तो इस कारण से जो लकड़ी का पर लगा गुरुत्व बल mg वह पानी के द्वारा उस लकड़ी के गुटके पर लगे उत्प्लावन बल से कम रहा, उत्प्लावन बल से। तो इस कारण से mw मैंने द्रव्यमान माना है लकड़ी का, और mi द्रव्यमान है लोहे का। तो लोहे का जो गुरुत्व बल, लोहे पर लगने वाला जो गुरुत्व बल है वो उत्प्लावन बल से यहाँ पे अधिक है, इसके नाते लोहा डूब गया। और लकड़ी पर लगने वाला गुरुत्व बल उत्प्लावन बल से कम है, तो इसके नाते लोहा पानी की सतह पर तैर रहा है। तो अभी तक आपने उत्प्लावन बल को देखा। उत्प्लावन बल पानी द्वारा ऊपर की तरफ लगाए गए बल को उत्प्लावन बल, जिसमें कि वो लकड़ी के पर लगा, लकड़ी के गुटके पर ऊपर की तरफ लगा, और यहाँ पे लोहे की कील पे भी उत्प्लावन बल ऊपर पानी द्वारा ऊपर की तरफ लगा उसे। और ये उत्प्लावन बल, अब सवाल ये उठता है कि ये उत्प्लावन बल का परिमाण जो है क्या किसी एक वस्तु के लिए सभी तरलों में समान होता है? सभी तरलों में मतलब यहाँ पे मैंने पानी लिया तो और भी तरल कोई पदार्थ मैं लेता हूं, तो क्या उसके लिए समान रहेगा? क्या दिए गए तरल में सभी वस्तुएं समान उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं? या सभी वस्तुओं के, किसी भी वस्तुओं को रखें किसी दिए हुए तरल में या पानी में ही, किसी में भी, तो क्या वो समान उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं? तो ये सभी प्रश्नों के साथ हम इसको उत्प्लावन बल के परिमाण को हम पता करेंगे। ये परिमाण किस बात पर निर्भर करता है और क्या है ये। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे आर्किमिडीज की। आर्किमिडीज एक ग्रीक साइंटिस्ट, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जिन्होंने एक सिद्धांत खोजा जिसे उन्हीं के नाम पर आर्किमिडीज का सिद्धांत पड़ा, और इसी सिद्धांत में ये उत्प्लावन बल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आए। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत की खोज में एक बड़ी रुचिकर कहानी है। ये रुचिकर कहानी है कि आर्किमिडीज इसी सिद्धांत पर कार्य कर रहे थे, और उनके अब इस सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं, तो लाजमी सी बात है कि वो सवाल जवाब उनके दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को लेकर, इस प्रिंसिपल को लेकर चल रहा होगा। और उसी दौरान वो बाथरूम में नहाने के लिए गए, और बाथटब में जैसे ही वो घुसे तो उन्होंने देखा कि पानी बाहर की तरफ गिर गया, और जैसे ही उन्होंने देखा कि पानी टब के बाहर गिरा तो वो सड़कों पर नंगे होकर दौड़े। अब उनके दिमाग में प्रश्न, सवाल जवाब चल रहे थे और उसके हल भी निकल रहे थे, और यूरेका यूरेका करके वो दौड़े। इस शब्द का उच्चारण करते हुए, बोलते हुए वो नंगे सड़क पर दौड़े। यूरेका यूरेका यूरेका। यूरेका का मतलब है कि मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, इस चिल्लाते हुए वो दौड़े। हालांकि इस सिद्धांत का इस्तेमाल उन्होंने राजा के मुकुट में सोने की शुद्धता की जांच के लिए भी किया, और आखिर उन्होंने पाया क्या? उन्हें उत्प्लावन बल का अंदाजा हुआ, और ये बल, अभी भी मैं बात कर रहा था उसके परिमाण की बात कर रहा था, और उत्प्लावन बल के, ये उत्प्लावन बल है क्या और कितना होता है, कैसे होता है, किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है, हम यहाँ देखेंगे। और फिर आर्किमिडीज के इन्हीं सिद्धांत के आधार पर जलयान पनडुब्बियों की डिजाइन की जाने लगी,
और दुग्ध मापी मतलब कि दूध को जांच करने वाले जो टूल्स का इस्तेमाल किए जाने लगा है, उसके दूध की शुद्धता की जांच की जाने लगी और हाइड्रोमीटर के इस्तेमाल से पानी के घनत्व को द्रवों के घनत्व को जांचा जाने लगा। तुम बात कर रहे थे उत्प्लावन बल के परिमाण की। तो जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर हो।